नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका फैमिली मेंबर है या फिर आप खुद ही कुछ ऐसा आप समझ रहे हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी विपत्ति का समय होता है। और उस वक्त अगर आपको कानून के बारे में ठीक से ज्ञान हो तो आप सही तरीके से फैसले भी कर सकते हैं और सही तरीके से आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट होते हैं, किस सेक्शन में पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है, पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, जो किसी भी अक्यूज पर्सन के लिए उनका एक राइट होता है, वो क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला चीज तो यह है कि जब कभी भी पुलिस अरेस्ट करती है ना किसी को, तो पुलिस की कोई मनमर्जी नहीं होती कि पुलिस को मन किया और उसने अरेस्ट कर लिया। एक सीआरपीसी बुक है, ये बुक ऐसा है, देखिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 1973 में बना हुआ है। बीच बीच में इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये जो बुक है, इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट कैसे करेंगे, अगर उसको अरेस्ट करेंगे तो उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा, सब कुछ लिखा हुआ। तो इसके कुछ प्रोविजन को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक अरेस्टेड व्यक्ति का क्या राइट होता है, जो इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला चीज तो यह है ना कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने के लिए दो चीजें होती है। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अगर चाहे तो कोई बहुत संगीन मामला है, बहुत कॉग्निजेबल मामला है, तो वो विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल मामला है, जो कम संगीन मामला है, तो पुलिस जो है विदाउट वारंट नहीं, उसको वारंट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये देखना चाहिए कि जैसे ही कोई पुलिस आपके घर आती है या आपको अरेस्ट करने के लिए आती है, तो ये देखिए कि जिस मैटर में, जिस सेक्शन में वो आपको अरेस्ट कर रही है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है या नॉन कॉग्निजेबल के अंदर आता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 75 के तहत उसको वारंट लेकर के आना पड़ेगा। जब वो वारंट लेकर के आएगा तभी आपको अरेस्ट होगा, अरेस्ट कर सकता है। और उसको साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि अरेस्ट करने के लिए क्या क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट कर रहा है, और बेल लेने का आपको पूरा राइट होगा। और अगर संगीन मामला होगा तो विदाउट वारंट भी वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ग्राउंड्स बताना पड़ेगा फिर भी, और बेल के आपके राइट फिर भी होंगे। इसके बाद का सेक्शन जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50A है, जो सीआरपीसी के तहत है। 50A के तहत यह है कि जैसे पुलिस अरेस्ट करेगी, जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर रही है, उसकी फैमिली को इमीडिएटली बताना ये पुलिस की ड्यूटी है। और ये ड्यूटी सीआरपीसी के सेक्शन 50A के तहत बताया गया है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 54। देखिए क्या होता है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आपको थाने में बंद कर दिया। उसको, पुलिस को अधिकार है कि 24 घंटे तक थाने में बंद कर सकती है। किस सेक्शन के तहत बंद कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ही पुलिस आपको थाने में बंद करती है, बंद करने के बाद से आपके साथ वो कुछ भी कर सकती है, मारपीट कर सकती है, और ये आरोप लगा सकती है कि पहले से ही आप जख्मी थे, पहले से ही आपको चोट लगा हुआ था। इसीलिए सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, और ये प्रोविजन जो मिलता है वो सेक्शन 54 के तहत मिलता है। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है ना, उसके बाद से उसको मेडिकल एग्जामिनेशन अरेस्टेड पर्सन का करना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही है कि वो मेडिकल कराएगी और ये चेक करेगी कि बॉडी में क्या चोट है और क्या चोट नहीं है। ये पहले मेडिकल रिपोर्ट कराना जरूरी होता है सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो इसी से रिलेवेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया है तो उसको अपने आप को बचाएगा कैसे। उसको एडवोकेट से मिलना जरूरी होगा, एडवोकेट को इंगेज करना जरूरी होगा। तो ये सेक्शन 41D सीआरपीसी क्या कहता है कि आपके पास ये राइट है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। यानी पुलिस ने जब आपको अरेस्ट कर लिया है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट होने के बाद से आपको यह पूरा पूरा राइट है कि आप अपने लिए एडवोकेट अरेंज कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
अब सवाल ये है कि आप अगर मान लीजिए कि आपके जानने वाले या कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हो चुके हैं, फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी है कि वो जल्दी से जल्दी एडवोकेट को कांटेक्ट करें और जाकर के केस के बारे में जरूर उनसे बातचीत करें ताकि आपको जल्दी रिलीफ मिल सके। जब ये तीनों स्टेप पूरा हो जाता है उसके बाद से एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो उसकी एक ड्यूटी है कि वो मेमोरेंडम बनाएगी। मेमोरेंडम का मतलब कहां से अरेस्ट किया, कब अरेस्ट किया, किन परिस्थितियों में अरेस्ट किया, ये एक पूरा डिटेल उसको बनाना पड़ता है जो लिखा हुआ है सेक्शन 41B के तहत। 41B कहता है कि भाई आपको पूरा मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है किसी को अरेस्ट करेंगे और तभी उसको वैलिड माना जाएगा। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये है 41A। पहले क्या होता था कि कोई भी किसी भी मैटर में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाता था, लेकिन 41A सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में जिस सेक्शन के तहत मैक्सिमम सजा 7 साल से कम या 7 साल तक होता है उसमें पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगी, उसमें पुलिस 41A का नोटिस देगी और अक्यूज को नोटिस ये दिया जाएगा 41A के तहत और उसको बोला जाएगा कि आप आके अपना स्टेटमेंट दो, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो। अगर वो अक्यूज आने से मना करता है और इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करता है नोटिस मिलने के बाद भी, तब पुलिस को यह राइट है कि वो पुलिस जाकर के अक्यूज पर्सन को, जो भी व्यक्ति जिनका नाम है एफआईआर में और उनको पुलिस ने नोटिस इशू किया है, उसको अरेस्ट कर सकती है। तो 7 साल से कम सजा वाले व्यक्ति को अब अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। और आपको एक चीज बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 56 और 76। देखिए, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने जब अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट करने के बाद से क्या परिस्थिति होता है, पुलिस के अरेस्ट करने के बाद से परिस्थिति ये है कि पुलिस कितने समय तक आपको अपने पास में रख सकती है। पुलिस की ये ड्यूटी है सेक्शन आपको 56 और 76 के तहत कि पुलिस को हर हाल में जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जहां भी आपको अरेस्ट किया गया है, जहां थाना है वहां जो मजिस्ट्रेट है उनके पास में पेश किया जाए और पेश करके आपको उसके बाद ही मजिस्ट्रेट के आदेश के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए और ये काम 24 घंटे के अंदर होना जरूरी होता है। तो ये जो होता है वो सेक्शन 56 और 76 के तहत होता है। एक और जो आपको जानना चाहिए कि पुलिस को बिल्कुल भी ये अथॉरिटी नहीं है, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि बिल्कुल भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो 24 घंटे से ज्यादा किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को थाने में रोक सके। तो आप इन सारे सेक्शन को जरूर आप देखिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको ठीक तरीके से, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऐसा है कि आप अगर चाहे तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से खुद को भी मदद कर सकते हैं, आप अपने जानने वाले को मदद कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के परिस्थिति में है, फंसा हुआ है और आपको ये नॉलेज है, आपके पास ये वीडियो है, तो आप जरूर मदद कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा जल्दी और स्पीड में बता देता हूं, क्योंकि आगे मैं आपके राइट्स के बारे में भी बात करूंगा। आगे मैं ये भी बात करूंगा कि क्या कोई व्यक्ति जब अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास क्या होता है, मतलब उसको क्या हम अपराधी ही मान लेते हैं या हमारा संविधान कुछ और कहता है, बेल का राइट कहां से मिल जाता है, कैसे आप संगीन से संगीन मामले में भी अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया हो तो कैसे आपको बेल का राइट होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फटाफट मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी सेक्शन में अरेस्ट हो चुका है, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अरेस्ट हो चुका है और उसके बाद से मामले को चलाया जाना है, तो सेक्शन 225 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि भाई एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा, यानी सरकारी वकील। उसके बाद से 226 के तहत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होंगे, ये कोर्ट में जो है जो अक्यूज पर्सन है उसके ऊपर 2 चीजें होंगी, पुलिस की जांच हुई होगी, जांच के बाद से अगर वो व्यक्ति एक्विटल हो जाएगा या फिर उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। ये सेक्शन 227 और 228 के तहत होता है। सेक्शन 229 ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो उस अक्यूज पर्सन से पूछा जाएगा कि क्या आप गिल्टी हो या नहीं हो। जैसे ही अक्यूज पर्सन बोलता है कि वो गिल्टी नहीं है, उसके बाद से जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद से जो चार्जशीट फाइल किया जाता है, उसके बाद से उस पे
प्रोसिक्यूशन जो है अपना एविडेंस पेश करता है कि ये व्यक्ति दोषी है, ये एविडेंस जो पेश किया जाता है वो सीआरपीसी 230 के तहत पेश किया जाता है। प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस पेश करेगा, उस प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में भी दो पार्ट हो जाते हैं। पहला कि उस एविडेंस पे ही एक्विटल हो जाए या फिर उस पे आर्गुमेंट हो जाए। आर्गुमेंट कौन करेंगे? डिफेंस वाले करेंगे। जो अक्यूज को बचाने के लिए जो वकील खड़े होते हैं वो डिफेंस के एडवोकेट कहलाते हैं, वो उस पे अपना आर्गुमेंट करेंगे। और फिर डिफेंस जब आर्गुमेंट करेगा उसके बाद से डिफेंस के आर्गुमेंट और उनके एविडेंस के बाद से जो है जजमेंट आता है, और जजमेंट के आधार पे ही मतलब या तो कन्विक्शन हो जाता है यानी दोषी करार दिया जाता है, या फिर एक्विटल हो जाता है यानी बरी कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अरेस्ट होने से लेकर के किसी व्यक्ति के दोषी होने तक या फिर उसके बरी होने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है। मैं अब आपको थोड़ा सा और ब्रीफली बताता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई चार्जेस लग गया, अगर मान लीजिए कि आप हैं, आपके ऊपर कुछ भी गलत चार्जेस लगाया जा सकता है, आपको चीटिंग में, फ्रॉड में, किसी भी कोई भी व्यक्ति उठ के आ सकता है और आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया, तो आप अक्यूज पर्सन बन जाते हैं। जैसे एफआईआर होगा कि आप आरोपी हैं, लेकिन केवल आरोपी हो जाने से क्या आप दोषी हो जाते हैं? केवल आरोपी हो जाने से क्या आप अपराधी हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि कोर्ट में ट्रायल के बाद से आपके अपराध को साबित ना कर दिया जाए तब तक आप अपराधी नहीं होते हैं। तो आपको तब तक, जब तक कि आपको सजा ना हो गया हो और सजा के बाद से अपील के सभी चांसेस ना खत्म हो गए हो, तब तक आपके पास यह अधिकार है कि आप बेल ले सकते हैं। और यह अधिकार कहां से मिलता है? उसका जो मुख्य सोर्स है, मुख्य सोर्स हमारा संविधान है। संविधान का जो प्रोविजन है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आपको बताने जा रहा हूं। संविधान क्या कहता है? अगर आपको ये अधिकार मालूम होंगे तो जैसे ये हाथ में हथकड़ी लगा हुआ टूट रहा है, ये वैसे ही टूट जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको फ्री फेयर ट्रायल का चांस मिलना चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 हमारा संविधान है जो ये राइट देता है। दूसरा आर्टिकल 21A है। ये 21A जो है फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में ये कहा जाता है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट है तो किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है, उसका अधिकार है ये जानने के लिए। आप ऐसे नहीं है कि किसी को उठाकर लाएंगे और सीधे सीधे थाने में बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। उसका यह राइट है, ये हमारा संविधान मौलिक अधिकार कहता है कि हर अरेस्टेड व्यक्ति का यह राइट है कि वो जाने कि किस आधार पे उसको अरेस्ट कर रहे हो, किस आधार पे उसको आपने जेल में बंद कर दिया। उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने वकील से कंसल्ट कर सके और अपने बरी होने के लिए या बेल पर बाहर आने के लिए पूरी कोशिश कर सके। ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो जैसे ही आपको कभी किसी मामले में जेल हो जाए या फिर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि आपके बाहर आने के, बेल पे बाहर आने के लिए अपने आप को निर्दोष साबित करने के बहुत चांसेस हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। एक और आपको मैं बताऊं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, आर्टिकल 21B कहता है कि राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरली डिले। मैंने आपको सीआरपीसी में भी बताया था, सीआरपीसी में भी आपको बताया था सेक्शन, कि उसमें भी आपको यह अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और यही बात हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जैसे आप अरेस्ट करोगे, पुलिस की यह बाउंडेड ड्यूटी है कि उसको सबसे पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा अरेस्टेड व्यक्ति को। जब जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा उसके बाद से ही वो व्यक्ति चाहे जेल में रहे या पुलिस कस्टडी में रहे या बेल पे बाहर आ जाए, ये कोर्ट तय करेगी, कोई पुलिस वाला नहीं तय करेगा। ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21B कहता है, 21B कहता है। और एक और आर्टिकल जानना आपको जरूरी है, वो है आर्टिकल 39A, राइट टू फ्री लीगल एड। देखिए, जितने लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या सभी के पास में क्या इतनी लिबर्टी है कि वो महंगे से महंगे वकील को हायर कर सके? सबके पास तो नहीं होता, गरीब भी होते हैं, आरोप लग जाता है और अरेस्ट कर लेती है पुलिस। तो राइट टू फ्री लीगल एड लेने का भी आपको पूरा अधिकार है। आपको पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट जाएं, बार के माध्यम से आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं।
आप देखते होंगे कि कई जगह जो है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो किसी भी कोर्ट में चले जाए, वहां पे बार ऑफिस होता है। बार ऑफिस मतलब वकीलों का एक बार रूम होता है, वकीलों की संस्था का एक बार रूम होता है। आप वहां जाएं और फ्री लीगल एड लेने की बात करेंगे तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हालांकि कुछ उसका क्राइटेरिया होता है कि आपका इनकम ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें काफ़ी कम इनकम हो, तभी आपको मिलता है फ्री लीगल एड। ये आप इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात करेंगे तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। एक और, अब सबसे आपको एक केस लॉज बताऊंगा, इसी से रिलेटेड केस लॉज, और फिर इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। देखिए, डीके बसु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। पहले क्या होता था, पुलिस वाले, आपने पहले के मूवीज में भी देखा होगा कि पुलिस वाले बहुत थर्ड डिग्री अप्लाई करते थे। अगर आपने छोटा अपराध कर दिया, साइकिल चोरी के अपराध में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया गया और उसको डंडे से पिटाई किया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। और पहले तो अगर किसी के ऊपर 200 रुपए के चोरी का आरोप है तो उसको मार मार करके पुलिस जो है बिल्कुल भूत बना देती थी। ये पहले हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे इसमें बहुत चेंजेज आए। लेटेस्ट चेंज तो ये है कि अगर 7 साल से कम का अपराध है तो आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते, आपको 41A का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी डीके बसु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस दिए थे। उन गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला गाइडलाइंस क्या दिया था कि पुलिस ऑफिसर हैव एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अब देखिए, पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति गया और जाकर के, पुलिस वाला है, अरेस्ट करने के लिए गया हुआ है, उसने अपना नेम प्लेट पॉकेट में छिपा रखा है, नेम प्लेट है ही नहीं। सामने वाला जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, जो अरेस्ट हो रहा है, जो आरोपी है, उसको ही नहीं पता चल रहा है कि नकली पुलिस वाला है या असली पुलिस वाला है, और अरेस्ट करके लेके चले गए। तो इसमें बोला गया कि अगर आप अरेस्ट करने के लिए जा रहे हो किसी को तो आपका वर्दी में होना जरूरी है, नेम प्लेट होना जरूरी है, तभी आप अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा, मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने अरेस्ट किया, कैसे अरेस्ट किया। तीसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन देयर रिलेटिव्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तीसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया। चौथा, इफ पर्सन अरेस्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैव टू नोटिफाई हिज और फैमिली मेंबर विद द हेल्प ऑफ लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन विद इन 8 to 12 आवर्स। यानी कि अगर बाहर, अगर स्टेट से बाहर या डिस्ट्रिक्ट से बाहर कहीं पे अरेस्ट किया जा रहा है तो 8 से 12 घंटे के अंदर फैमिली मेंबर्स को जरूर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एक और चीज है कि अरेस्टी मस्ट बी इन्फॉर्म, अरेस्टी जो है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसका राइट क्या है और उसके राइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। हर पुलिस वाले को एक डायरी एंट्री करनी होती है अरेस्ट के बारे में, या कोई कंप्लेंट लिखते हैं उसके बारे में। तो ये भी कहा गया कि आपको अरेस्ट की डायरी एंट्री जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपने डायरी एंट्री नहीं किया है तो आपका अरेस्ट जो है बोगस माना जाएगा। सातवां, इंस्पेक्शन मेमो, जब आपने अरेस्ट किया तो आपने इन्वेस्टिगेशन भी किया होगा, आपने सर्च किया होगा, इंस्पेक्शन मतलब सर्च किया होगा, सर्च में आपको क्या मिला वो सब कुछ आपको बनाना होगा। आठवां, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। नाइन्थ जो है, आपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अरेस्ट के वक्त के, ये सारे डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करने होंगे। टेंथ जो है, आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देना होगा कि जो अरेस्टी है, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, उसको लीगल अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसको एडवोकेट मिल सके। और 11 है, प्रोवाइडेड ऑल डिटेल ऑफ अरेस्टी टू द पुलिस कंट्रोल रूम, यानी कि आपको सारे इंफॉर्मेशन, एक इंस्पेक्टर ने या आईओ ने अगर अरेस्ट किया है तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पुलिस कंट्रोल रूम को यानी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को देने होंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होने जा रहे हैं तो उनके क्या लीगल राइट्स हैं, अगर अरेस्ट हो गए हैं तो उसके बाद से ट्रायल कैसे होता है, ट्रायल का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, बेल कैसे मिलता है, बेल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और डीके बसु का एक फेमस केस भी बताया जिसमें आपको पता चला होगा कि एक अरेस्टेड पर्सन के लीगल राइट्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगा, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।